नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और सेकंड ग्रेड जीके की एक और रिवीजन क्लास आप कह सकते हो। आप फर्स्ट ग्रेड की भी ऑब्जेक्टिव क्लास कह सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी है, इसमें भी है, आरएस में भी पूछा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश अपन आज प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। डिस्क्रिप्टिव क्लास तो मैं पहले ही करवा चुका हूं, 2 बार करवा चुका हूं, ठीक है। और अब जो है अपन प्रश्नोत्तरी वाली ये थोड़ी सी जो अपने रिवीजन चल रहा है, और कल वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि उसमें स्वयं महादेव बहुत बार आए हैं बोर्ड पर और उन्होंने याद करवाया है, ठीक है। क्यों कहा, ये तो काफी सारे विद्यार्थी 20-25 हजार विद्यार्थी कल की क्लास को देख ही चुके हैं, तो कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लास शुरू करें उससे पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, इन सब की टेंशन छोड़ दो, ये सब होते रहेंगे। आप तो आपके पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। मैं थोड़ा अलग हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ी कपार के होता रही है, सब दुनियादारी है, दुनियादारी ये चलती रहे, ठीक है। तो खाली पढ़ने रो, मजा लो, सवाल याद करो, नौकरी पाओ, मौज करो, राज करो, ठीक है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। चलिए बताओ, गुर्जर प्रतिहार। देखो, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, गुहिल वंश, मारवाड़ वंश, ये जो है ना मारवाड़ के मारवाड़ जोधपुर वाले जो शासक हैं, ठीक है ना, राठौड़ वहां के, तो वो ये जिसमें हर मतलब लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये तो मतलब इतिहास के अंदर आपको याद करने ही करने हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, गुर्जर जाति का वर्णन सबसे पहले किस अभिलेख में हुआ है, यानी सबसे पहले गुर्जर जाति का उल्लेख यदि किसी अभिलेख में हुआ है तो वो कौन से अभिलेख में। चलिए थोड़ी सी दिमाग पे जोर डालते हैं। ग्वालियर अभिलेख, मंडोर अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख या ऐहोल अभिलेख। जब प्रश्न सामने आता है ना, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रश्न सामने आता है तो अपने दिमाग में काफी सारी उथल पुथल मचती है, बहुत सारा ऐसे याद किया लेकिन फिर भी उथल पुथल मचती है। अब उथल पुथल क्यों मचती है इसमें से, देखो इसलिए मचती है कि ये मंडोर जो है ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित स्थान रहा है। क्योंकि मंडोर, देखो मंडोर, मेड़ता, ये नागौरवाला, कन्नौज, ग्वालियर, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं, राधनपुर वगैरह, ये सब गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित रहे। तो हमारी दिमाग की बत्तियां उस समय जपा जप करती है कि इसमें से उत्तर क्या होगा, दौलतपुर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख या ग्वालियर अभिलेख। इसमें से ज्यादातर विद्यार्थी जो मतलब बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं किए हैं या बहुत अच्छे से नहीं पढ़े, वो करके आ जाते हैं ग्वालियर अभिलेख को, क्योंकि बहुत बार पढ़ा, ग्वालियर अभिलेख सामने आता ही रहता है, इसलिए उसको करके आ जाते हैं। जबकि इसका सही उत्तर क्या है, यदि वन लाइनर देखो तो पहला ही मतलब पहली लाइन है उसके अंदर, ऐहोल अभिलेख, ठीक है। अब इस ऐहोल अभिलेख की विशेषता देखो, दो विशेषता तो ध्यान ही रखना। एक तो ये चालुक्य शासक, चालुक्य कौन सा शासक है बताओ, देंगे मैं यहां लिखूं जब तक आपके कमेंट में आ जाना चाहिए। आप लोगों को पता ही है कि मैं कमेंट आपके सबके देखता हूं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन कौन सा, सेकंड, इसके समय लिखा गया है, ठीक है, इसके समय उत्कीर्ण है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे, ये ऐहोल अभिलेख है, इसका रचयिता कौन है यदि पूछ ले तो इसका रचयिता है रवि कीर्ति। कौन है, रवि कीर्ति। इसके अंदर ये सबसे पहले गुर्जर शब्द का उल्लेख हुआ है, यानी गुर्जर किसी जाति के लिए शब्द का उल्लेख हुआ है। लाइटा गिरे वो जीरो जीवरो बेरी गीत सुनियोड़ो है ना, लाइटा जीवरो बेरी बनियोड़ी। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है उमस इतनी भयंकर, अभी ये पैनल हीट मारने लगेगा। दुआ करो कि जल्दी से फटाफट लाइट आ जाए तो ये खोबड़ा गर्म नहीं हो और मैं अच्छे से आप लोगों को व्याख्या करके बता सकूं। चलो ये आ गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष आदि पुरुष का मतलब है प्रथम, जहां से शुरुआत हुई, ठीक है। जैसे कि मारवाड़ के शासक पढ़ेंगे तो रावसिया आएगा। अपने गुहिल वंश में तो उठापटक बहुत सारी चलती है, गुहादित्य, शिलादित्य, ऐसे बहुत सारी चलती है, उसमें तो वो समझने वाली चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान फोकस करो, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष वत्सराज, हरिश्चंद्र, नागभट्ट या मिहिर भोज। देखो इर्द गिर्द प्रश्न जो घूमेंगे ना गुर्जर प्रतिहारों में, वो वत्सराज, नागभट्ट, ये इनके ही आसपास घूमने हैं। नागभट्ट प्रथम और द्वितीय, मिहिर भोज, वत्सराज ज्यादातर, और फिर और थोड़ा सा ले लेंगे तो महेंद्रपाल और महिपाल, इनके आसपास ही प्रश्न घूमते हैं सारे के सारे, जिसमें से नागभट्ट जो है एग्जामिनर का फेवरेट रहता है और मिहिर भोज भी। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है हरिश्चंद्र। देखो सब पहला, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। अब राजा हरिश्चंद्र वो सत्यवादी, वो अलग थे, ये अलग है।
ये हरिश्चंद्र जो है इनकी दो पत्नियां थी, ये भी ध्यान रखना, ये दो पत्नियां थी इनकी, एक तो थी भद्रा, ठीक है, और एक थी द्विजात्मा, द्विजात्मा, ठीक है। इन्होंने, ये एक बार प्रश्न बना, इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी मंडोर को बनाया, राजधानी, ये प्रश्न बना था अभी कुछ ही समय पहले, मंडोर को बनाया। ये मंडोर, ओसिया, ये सारे जो है ना गुर्जर प्रतिहार इनके केंद्र रहे, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित, ठीक है। ये हो गया प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मुहणोत नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश की, गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया? ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार आरएस में, मतलब कितनी बार बना वो तो कोई लिमिट ही नहीं है, एक बार आरएस में भी बन रखा है ये प्रश्न। और इसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा क्या होता है वो भी बताऊं। और जो आप लोगों को हम लोग सजेस्ट करते हैं ना कि ये ऑथेंटिक पुस्तक है, ये पढ़ो, उनमें भी गलती कैसे आती है मैं बताता हूं। अब इसका उत्तर पहले तो आप मुझे बताओगे। देखो, मुहणोत नैणसी की बात करें और मुहणोत नैणसी की बात करें और गुहिल वंश की बात करें, यदि कि गुहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई इन्होंने, तो गुहिल वंश की इन्होंने बताई 24 शाखाएं, ठीक है, मुहणोत नैणसी के अनुसार, ठीक है, मुहणोत नैणसी के अनुसार। और यदि वीर विनोद के अनुसार अपन पूछते, वीर विनोद किसकी? गुहिल, क्योंकि ये भी पूछी जाती है, गुहिल वंश की वीर विनोद के अनुसार कितनी बताई है? 36। वैसे राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहां पे क्या करोगे आप पता है, यहां मुहणोत नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं हैं? तो इसका उत्तर है 26 शाखाएं। अब जिनके दिमाग में 36 है और वो कहेंगे कि सर हमने वहां पढ़ रखा है, मैं बताऊं, आप लोगों ने हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के अंदर जो पुरानी थी उसमें और नई थी उसमें, दोनों में 36 आप पढ़ोगे। मैं भी पढ़ता हूं वो पुस्तक क्योंकि वो ऑथेंटिक की श्रेणी में आती है, लेकिन गलतियां जो है उनमें भी आती है। उसमें भी पीछे एक संशोधन का पेज आता है, उसके अंदर गलतियां दे रखी होती कि यहाँ प्रिंट ये होना था, ये हो गया, वो तो उनके नजरों में आ गई, वो है। ऐसी कई होती है जो नजरों में नहीं भी आती। तो दिस इज पार्ट ऑफ कंपटीशन, ये इसका हिस्सा है। अब सर ये सही कैसे है कि 26 ही है? तो गोपीनाथ शर्मा की एक पुस्तक आती है मेरे पास, यहाँ टेबल पे, इधर तो नहीं है, नहीं मैं आपको, शायद मेरे पास उधर है, ऑफिस में पड़ी है, यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं बता देता आपको, ठीक है। मेरे पास ऑफिस में पड़ी है, मैं जहाँ बैठ के स्टडी करता हूँ, स्टडी टेबल पे है, उसके अंदर गोपीनाथ शर्मा। मैं ज्यादातर जैसे मेरी बुक्स वगैरह, बुक्स राइटिंग वगैरह करता हूँ ना, तो उसमें ऑथेंटिक पुस्तकों में मतलब जो सारगर्भित सामग्री होती है उसको वन लाइनर्स में, गाइड में वगैरह ऐड करता हूँ, ठीक है। तो उन चीजों से क्रॉस चेक करके ही मैं उनको आगे बढ़ाता हूं। उसमें यदि आप पढ़ोगे, क्योंकि वो राजस्थान का इतिहास स्पेशल पुस्तक है, कौन सी? गोपीनाथ शर्मा वाली राजस्थान का इतिहास स्पेशल पुस्तक है, उसमें ये दे रखा है, और उसमें ये दे रखा है ना 26 शाखा है मुहणोत नैणसी के अनुसार, उसका वापस नीचे सोर्स और दे रखा होता है कि इस सोर्स के अनुसार है। तो यहाँ पे क्योंकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और वो राजस्थान इतिहास की ही है, उसके अनुसार 26 है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखोगे, ठीक है। मुहणोत नैणसी का तो वैसे भी बहुत ज्यादा मतलब अपने कंपटीशन की दृष्टि से उल्लेख है। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल, अबुल फजल। वैसे अबुल फजल अकबर के दरबार में था, ये जोधपुर महाराज जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, जोधपुर महाराज। बाद में जसवंत सिंह जी ने इनको मतलब जेल में डाल दिया था, और इन्होंने, मुहणोत नैणसी ने बाद में, ऐसी कंडीशन हो गई थी कि आत्महत्या करनी पड़ी थी। मारवाड़ परगनारी विगत और मुहणोत नैणसी ख्यात, ये दो इनके बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जो इनकी रचयिता ये है मुहणोत नैणसी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को किस नाम से पुकारा? देखो, दो अरबी यात्री, ये अल मसूदी कौन था? अरबी यात्री था। सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए, और ये तो ध्यान ही होगा आपको, अरबी यात्री। अरब देश से यात्री बहुत आते थे अपने यहाँ, ठीक है। अरब देश से वैसे ये भी आते थे, अरब देश से, अरब से घोड़े भी लाए जाते थे, ठीक है। तो अरब देश से यहाँ पे अपने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ते ना, वहां पे दो यात्री पढ़ने पड़ते हैं। एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा अल मसूदी और एक पढ़ना पड़ेगा सुलेमान, ठीक है। जैसे किसी हिंदी पिक्चर के किसी उसमें मतलब कैरेक्टर का, गुंडा तो नहीं कहूंगा मैं, किसी कैरेक्टर का नाम है, जैसे सुलेमान ऐसे आता था नाम, ठीक है। सुलेमान और अल मसूदी दो। तो यहाँ पे देखो, बोरा
अल गुजर जूज या दूरी, यहां पे इसको तो कैंसिल ही कर देना क्योंकि ये एक अटपटा शब्द है, ये काम में नहीं लिया गया। आपका कंफ्यूजन होगा इसमें, लाइट लाइट आ जा, ठंडक पहुंचा जा, लाइट क्या होता है, कब आएगी? बताओ, देखें, बोरा, अल गुजर जूज, इन तीनों में से क्या है? ठीक है, फटाफट। एक तो क्या ध्यान रखना है, सुलेमान, और एक अल मसूदी। ठीक है, यहां पे देखो ये गुजर शब्द से आपको हिंट मिल जाएगी, इसने क्या कहा है, अल गुजर कहा है। गुर्जर प्रतिहारों के लिए इसने क्या शब्द उल्लेख किया है, अल गुजर कहा है। और ये बोरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया इसने, शासक के लिए। किसके लिए? शासक के लिए। और सुलेमान ने इनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया है, जूज। ठीक है, ये इस तरीके से याद रखना है। अब ये भी पूछते हैं कि ये किसके समय आया, ये किसके समय आया, तो एक मैं सिंपल सी आपको ट्रिक बताना चाहूंगा। वो कलर दिखे तो है क्या, दूजो लेवा, दूजो लेना है। ट्रिक में क्या है, एक किसी व्यक्ति का नाम याद रख रहे हो ना, वैसे याद रखना, मिशु मलजी। ठीक है, मिश्री मलजी भी तो नाम है लोगर, मिश्री मलजी अपा बहुत और प्रेम मिशु मलजी। ठीक है, ज्यादातर ऊ की मात्राएं वहीं लगती है जहां पे प्रेम ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये मिशुमल जी, तो मिशुमल में क्या याद के रखना, मिशुमल में तो देखो यहां पे याद रखना है मिहिर बोझ। मी का मतलब क्या है, मिहिर बोझ। कई बार आपको मिहिर बोझ की जगह भोज प्रतिहार लिखा मिलेगा, तो वहां पे भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और यहां पे मीशु यानी कि सुलेमान, सुलेमान, तो मिहिर बोझ के समय कौन आया, सुलेमान आया। अब यहां पे क्या है, ये म, तो यहां से म से याद रखना महिपाल शाह। ठीक है, महिपाल प्रथम। और ये ल, अल मसूदी वाला ल लिया अपन ने, मिशु म अल भी याद रख सको, ल डायरेक्ट याद रख लियो। ठीक है, मिशु मल, तो फिर यहां से क्या आ जाएगा आपके, अल मसूदी। और इस तरीके से इसके समय आया ये, इस तरीके से आपका ये कंफ्यूजन भी हो जाएगा दूर। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो गया, ले लो फटाफट। चलिए, ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शासक रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। पहला कि मैं जितने प्रश्न लेता हूं शामिल, वो सारे के सारे बने हुए हैं। और प्रैक्टिस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा शासक रोहिलिद्दी, रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता था? बताओ, देखें फटाफट उत्तर करो। इसमें से आप लोगों के सामने ऑप्शन है हरिश्चंद्र, रज्जिल, नागभट्ट, मिहिर भोज। बताओ 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 फटाफट। रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता था हरिश्चंद्र, वही जो आदि पुरुष है उसी को जाना जाता था। ठीक है, ये रज्जिल और ये आगे आएंगे अपने अभी पढ़ने में। रोहिस्कूप, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न। रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया? देखो, एक तो आपके शब्द आ जाए क्या, रोहिस्कूप। ठीक है, एक आ जाए क्या, राजसूय यज्ञ। एक आ जाए क्या, मंडोर की वंशावली का प्रारंभ। एक आ जाए क्या, दरबारी नरहरि को राजा की उपाधि, राजा की उपाधि। इन चारों के अंदर, इन चारों में आपके एक ही उत्तर आएगा जो इसका उत्तर है। ठीक है, क्या याद रखना है, र से मैं कोई ना कोई तुक बैठाता हूं, जिससे कि आपने कंफ्यूजन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि याद नहीं कर सकते, याद तो कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि चार ऑप्शन आने पर याद किए हुए काफी सारे अपने विकेट उड़ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे अपना कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं ये तरीका अपनाता हूं। शायद कई सारे विद्यार्थी, हजारों की संख्या में ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ये तरीका काम में लेते हैं और वो इसमें बहुत अच्छे से एग्जाम को निकाल लेते हैं। टारगेट एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में, कंपटीशन के अंदर हमें विद्वान बनने से पहले एग्जाम क्रैक करना जरूरी है। मेरे नजरों में ऐसे कई विद्वान हैं जो धरे के धरे रह गए, और जिन्होंने स्मार्ट तरीके से काम किया वो बढ़िया आसानी से नौकरी कर रहे हैं और अब अपनी विद्वता को साबित भी कर रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि विद्वान बनने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन यदि सही समय पर आप सेट नहीं हुए तो ये विद्वता धरी की धरी रह जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले कोशिश करो कि एक बेस मिल जाए आप लोगों को, ठीक है, चाहे 4th ग्रेड ही लागू, लेकिन एक बेस मिल जाए, है ना। ग्रेड से कोई मतलब नहीं है, ग्रेड सिर्फ लोगों को मतलब अलग अलग नजरिए होते हैं लोगों के, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोगों के परिवार के लालन पालन के लिए मतलब आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ एक चीज। तो इसलिए विद्वता के पीछे मत भागना, पहले एक बार सेट हो जाओ, फिर विद्वता जक मार के आएगी, ठीक है। नहीं आई तो भी समाज वाला मान ही विद्वान है और नौकरी लागू, ठीक। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ये तरीका है, इसका उत्तर है आप लोगों के रज्जिल। इसका उत्तर क्या है? रज्जिल। तो र से रोही स्कूप, राजसूय, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। राजा र की तरीका है, ले स्क्रीनशॉट ले आगे बेटा। ओके नेक्स्ट, मेड़ता को अपनी राजधानी बनाने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक था नरभट्ट, नागभट्ट प्रथम, हरिश्चंद्र, बाउक, ठीक है। और एक और चीज देता हूं मैं आपको, वह एकमात्र प्रतिहार शासक जो वीणा वादक था। बताओ, दोनों के उत्तर बताने। मानसिक संक्रिया होगी, पूरी होगी, ठीक है, पूरी की पूरी। नरभट्ट, नागभट्ट प्रथम, हरिश्चंद्र या बाउक। पहले इसका उत्तर बताता हूं, फिर इसका बताता हूं। पहले इसको याद करने का तरीका बताता हूं, फिर इसका उत्तर भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए यहां पे इस चीज को बताओ सबसे पहले तो कि ये मेड़ता कहां है। ये मेड़ता कहां है? नागौर के अंदर है। तो समस्या कहां है? मैं कहता हूं ये मेड़ता नागौर में है, तो समस्या कहां है? भाई नागौर के अंदर ही तो उत्तर दे रखा है आपके, ये नाग यानी कि नागभट्ट, ठीक है। और पहली बार पूछा है कि राजधानी पहली बार किसने बनाई, उसका ही तो पूछते हैं हमेशा, पहली बार वाले के। तो नागभट्ट प्रथम, ठीक है। ये अवंती में भी, मेड़ता में भी, भीनमाल में भी, इन सब का जो है आगे बढ़ाने वाला नागभट्ट प्रथम ही है। तो यहाँ पे नागौर के अंदर थे, मतलब लोड नहीं ले, लोड लेने हुए याद नहीं हुआ। मेड़ता कहाँ है? नागौर, नागभट्ट, बस दैट्स ऑल। ओके, वह एकमात्र प्रतिहार शासक जो वीणा वादक भी था, इसका नाम है जाट प्रतिहार, ठीक है। ये एक और फ्री फोकट का प्रश्न, ओके, बोनस, राजी रहो देते हैं। चलो नेक्स्ट, जोधपुर से प्राप्त गटियाला शिलालेख में किस प्रतिहार राजा की जानकारी मिलती है? यानी कि ये भी कह सकते हो आप, किसकी मिलेगी? जो इसे उत्कीर्ण करवाएगा, जो इसे लिखवाएगा, उसकी मिलेगी। यानी कि प्रश्न घुमा के यदि दिया जाए तब प्रश्न ये होगा कि इसको उत्कीर्ण किसने करवाया, ठीक है। बताओ, देखें, कुक्कुक, रज्जिल, बाउक या सिलुक। गटियाला शिलालेख बताओ। गटियाला शिलालेख, ये एक नहीं दो शिलालेख स्थापित करवाए, ठीक है। तो यहां पे देखो दो मात्राएं एक जैसी आनी चाहिए, कुकु, ठीक है। तो ये किसने करवाए हैं? कुक्कुक ने, ठीक है। दो करवाए, कितने? एक नहीं दो करवाए 861 ईस्वी के अंदर। तो यहाँ पे इसी से आपको याद रखना है कि ये कौन है? कुक्कुक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? देखो, ग्वालियर प्रशस्ति को खोजने वाला जिसने इसकी खोज की वो अलेक्जेंडर कनिगम था, ठीक है। यदि इसका पूछे कि खोज किसने की, खोज कनिंगम, ठीक है। एक तो पूछ सकते हैं खोज किसने की, ठीक है। एक पूछ सकते हैं लिखी किसने, तो बालादित्य ने। किसने लिखी? बालादित्य ने। एक पूछ सकते हैं इसके अंदर श्लोक कितने हैं, इसके अंदर 17 श्लोक हैं, ठीक है, 17 श्लोक हैं। तो ये तीन चीजें, और चौथी चीज पूछ सकते हैं कि किसके काल में रचना हुई, ठीक है, जिसका उत्तर अपन को बताना ही है। तो इसकी रचना किसके काल में हुई है बताइए? मिहिर भोज के काल में। किसके काल में हुई है? मिहिर भोज के काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के बाद अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? भीनमाल के बाद देखो, अब ये चारों ही स्थान गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। यानी कि ओसिया जैन मंदिर बहुत ज्यादा है यहाँ पे, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर, ठीक है, ये उससे संबंधित है। अवंती उज्जैन के अंदर गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है। मंडोर, अभी अपन ने पढ़ा कि मंडोर को हरिश्चंद्र ने राजधानी बनाई सबसे पहले। कन्नौज, कन्नौज त्रिराष्ट्र संघर्ष का केंद्र रहा मेन,
ठीक है, तो चारों ही गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित रहे। लेकिन प्रश्न है कि नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के बाद अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? तो इसका सही उत्तर है साथियों अवंती। ठीक है, और अवंती आप कह सकते हो उज्जयिनी कह सकते हो, या मैं लिख देता हूं उज्जैन। ठीक है, कहां है उज्जैन, कौन सी नदी यदि पूछे तो क्षिप्रा नदी के तट पर। सजा दो, वो एक गीत है ना, सजा दो उज्जैनी दरबार मेरे महाकाल आए हैं। श्रावण महीना चल रहा है वैसे भी, है ना, उज्जैनी दरबार महाकाल याद है ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, हर हर शंभु। चलिए, शिप्रा नदी के तट पे ही एक व्यक्ति की छतरी बनी हुई है जो राजस्थान में स्वामी भक्ति के लिए जाना गया, वीर शाबाश दुर्गा दास। दो शख्सियत स्वामी भक्ति के लिए जानी जाती है राजस्थान की, एक तो पन्ना दाय, एक दुर्गा दास, बलिदान और स्वामी भक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गए आपके वन लाइनर फैक्ट। जनश्रुति के अनुसार आबू पर्वत यज्ञ कुंड से किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? 4 वंश की उत्पत्ति हुई है। और ये जो यज्ञ कुंड किया है ना, ये यज्ञ कुंड किसने किया है? ये गुरु वशिष्ठ का यज्ञ कुंड माना जाता है। किसका? गुरु वशिष्ठ का, गुरु वशिष्ठ का यज्ञ कुंड माना जाता है। और ये सिद्धांत जो दिया है गुरु वशिष्ठ के यज्ञ कुंड वाला, ये जो सिद्धांत दिया है, ये सिद्धांत किसके अंदर मिलता है पता है? पृथ्वीराज रासो के अंदर, पृथ्वीराज रासो के अंदर। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्र बरदाई ने, चंद्र बरदाई, इनका पुत्र था जलहन, उसने इसको इस रचना को पूरा किया। एक तो पृथ्वीराज रासो और एक पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक ने लिखी और ये चंद्र बरदाई। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, चालुक्य, प्रतिहार, चौहान और परमार, इन 4 की उत्पत्ति मानी जाती है गुरु वशिष्ठ के यज्ञ से जो माउंट आबू में किया था, ऐसा बताते हैं। आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। एक तो पूछेंगे आदिवरा, एक पूछेंगे जयवरा। जयवरा जो है वो वत्सराज है। धन्य है कि लाइट आ गई। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह प्रतिहार कालीन मंदिर है। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार कालीन, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं, अग्निकुंडीय या अग्निवंशीय राजपूत। क्योंकि प्रतिहार जो है वो अपन भी देखो इतिहास पढ़ते हैं ना, सबसे पहले पढ़ते हैं। बाबा क्यों नहीं दे रहे? मूढ़ों ज्ञान सिंह ने प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई? 26। ये प्रश्न बन चुका है बहुत बार। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा है? तो प्रतिहार। यदि इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ाएं अपन, ठीक है, तो ये 6ठी से 12वीं शताब्दी आप कह सकते हो, 6ठी से 12वीं शताब्दी कह सकते हो। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में? वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ है। तो ये एक साथ में बहुत सारे प्रश्न रिवाइज, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाती है। चलिए नेक्स्ट, लोड नहीं लेना, लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी। लोड लेने से फ्यूज उड़ सकते हैं और इस समय फ्यूजों को बांध कर रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा के एक बार है प्रश्न पढ़ो, मैं ऐसी सेटिंग सही कर दूं। चीनी यात्री हैंसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या बताया? अब बताऊं कि गुर्जरों की राजधानी भीनमाल के बारे में ये शब्द कहा है। अब बताओ, ऑप्शन इज कुचेलो, पिलुमोलो, सीयू की या फो क्यो की। नाम ही एड़ा रखा, शियू की, जी भी को बड़ा व्यापारी। अरे क्यों तड़पा हुआ है, हवा दे देना। चलो बताओ, कुचेलो, पिलोमोलो, सीयू की या फोकियो की। देखो ये तो है ना सीयू की, ये तो है पुस्तक किसकी है? हैंसांग की ही है। वैनसांग, वैनसांग का वैसे ओरिजिनल नाम था युआंग पुआंग। क्या समझ में आयो? मेरे यूं ही है,
युआंग च्वांग। अपने इसीलिए नहीं बोला जाता था, इसलिए नाम कर दिया हेनसांग। ठीक है। ये फोक्यो की ये पुस्तक है ना, ये किसकी है? ये है फायान की। ठीक है, ये फायान की पुस्तक। चीनी यात्री थे दोनों ही दोनों। ठीक है, यहां पे इसका उत्तर है पीलो मोलो। और ये पीलो मोलो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बीनमाल के लिए। बीनमाल के लिए। ये हेनसांग जो है ना बेटा, इसके उपाधियां बहुत सारी थी। इसको है ना नीति का पंडित कहा गया। क्या कहा गया? नीति का पंडित। उस्ताद गणो वास्तव में, और चीनी बहुत उस्ताद हो। नीति का पंडित इसको कहा गया। वर्तमान शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि। ये किसके काल में आया? हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में आया। और क्या याद रखोगे? इसको कहा गया है यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार कहा गया। एक बार लाइट जाती है ना, सारा सब मामला डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ चलो भाई, ये कम से कम इसकी व्याख्या तो हो गई। लियो स्क्रीनशॉट लियो, आप आगे बढ़ा। कुल मिला के क्या है कि उमस बहुत ज्यादा है, हकीकत बात यह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। रणहस्तीन की उपाधि निम्न में से किस शासक ने ग्रहण की? रणहस्तीन, हस्तीन मतलब हाथी, रण यानी युद्ध, युद्ध का हाथी। शब्द का यदि अपन अर्थ देखें तो क्या हो जाता है? युद्ध का हाथी। ठीक है, किसने ग्रहण की? नागभट्ट प्रथम, भोज, वत्सराज या कुक्कुट? बताओ देखें। जिसने ग्रहण की है उसने एक और उपाधि ग्रहण की है, वो है जयवराह। जयवराह। और जयवराह की उपाधि दी किसने? दुग्गल ने दी है। दुग्गल द्वारा प्रदत्त कह सकते हो। ठीक है, इसका उत्तर है साथियों आपके वत्सराज। ठीक है, जयवरा। आदिवरा पूछते तो मिहिर भोज। चलिए नेक्स्ट। उद्योतन सूरी किस प्रतिहार शासक का दरबारी कवि था? शाबाश। वत्सराज, महिपाल, देवराज, कुक्कुट। और लगा देना आप मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, उद्योतन सूरी का ही बात आई है तो उद्योतन सूरी ने पुस्तक कौन सी लिखी? कुवलय माला, जिसके अंदर मारवाड़ी शब्द का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये लिखी कब है? 778 ईस्वी में। एक और देखो यहां, ये किस प्रतिहार शासक के समय था पता है? ये किसके समय था? वत्सराज के समय। और वत्सराज के समय एक तो ये, एक और व्यक्ति था जो दरबारी विद्वान था, जिसका नाम है जीनसेन सूरी। जीनसेन सूरी। इन्होंने लिखी कौन सी? हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण इन्होंने लिखी है, 783 में लिखी है। ठीक है, याद रह जाए नहीं, याद रखना ही है। नेक्स्ट, वली प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक ने की? बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। वत्सराज, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम या नागभट्ट द्वितीय? बताओ देखें। वली प्रबंध। ठीक है, वली प्रबंध इस व्यक्ति के लिए वली प्रबंध नामक ग्रंथ किसने लिखा? बताओ। वत्सराज, महेंद्रपाल, महिपाल? डायरेक्ट ही बताओ। नागभट्ट द्वितीय। प्रतिहारों का पितृहंता किस शासक को कहा जाता था? अच्छा प्रश्न। देखो, पितृहंता में अलग अलग पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? पितृहंता। प्रतिहारों का तो इसमें बता ही दूंगा। और क्या पूछ सकते हैं? मारवाड़ का, धड़ाधड़ बताना है आपको। ठीक है, मारवाड़ का ही दूसरा, मारवाड़ का
दूसरा मेवाड़ का, चौहानों का, इतने बता दो, इतने बहुत है। ठीक है, ये सारे पितृहंता बताओ, इसका तो बताना ही है अपन को साथ साथ में। देखो मारवाड़ का पूछे ना तो सबसे पहला क्या याद रखोगे, मालदेव, राव गंगा की हत्या का आरोप लगा। ठीक है, मारवाड़ का दूसरा पूछे तो भगत सिंह, भगत सिंह। मेवाड़ का पूछते हैं तो उदा, जो बाद में मांडू में मारा गया बिजली गिरने से। और चौहानों का पूछे तो जगदेव। ये सारे पितृहंता एक साथ याद रखने। और प्रतिहारों का पूछे तो मिहिर भोज। और यूं पूछ ले कि पितृहंता वंश ही कौन सा था भारत के इतिहास में, तो हर्यक वंश। ठीक है ना, अजात शत्रु बिंबिसार वगैरह वो। ठीक, ले स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए नेक्स्ट, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को इस्लाम का शत्रु या इस्लाम की दीवार कहा, इस्लाम का शत्रु या इस्लाम की दीवार कहा, या एक और कह सकते हैं, ठीक है, अरबों का अमित्र, ये भी आ सकता है लिखा हुआ। अब शत्रु कह दो अमित्र कह दो, बात एक ही है। मिहिर भोज, नागबर द्वितीय, महिपाल या भोज द्वितीय। इनका प्रश्न ज्यादातर है ना मिहिर भोज, वत्सराज, इनके आसपास ही घूमेंगे आपके। ठीक है, तो बताओ देखें ये कब कहा है। अब देखो सुलेमान, दिमाग लगाने की काम है। आपको मिसुमल ट्रिक बताई थी ना, सुलेमान किसके समय आया, क्या गुरुजी, मीसू मिहिर भोज के समय। बस करनो क्या है, होगो उत्तर। ठीक है, मिहिर भोज के समय आया, तो बस दैट्स ऑल। ओके, कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं हुआ। ठीक है, देखो ये कैसा संघर्ष चला है, त्रिपक्षीय, तीन पक्ष, लगभग आप मानकर चलो कि 200 वर्षों तक संघर्ष हुआ। संघर्ष हुआ किसको लेकर हुआ है, कन्नौज को लेकर। देखो पहले जो पाटलिपुत्र का मतलब वैल्यू होती थी ना अपने पटना वाला, वो वैल्यू इस काल में कन्नौज की थी। तो कन्नौज को लेकर सभी झगड़ते रहते थे। दोआब क्षेत्र था, मतलब उपजाऊ वगैरह सब तरीके से संपन्न, तो इसको लेकर झगड़ते रहते थे। तो इसको लेकर झगड़ते थे ना, इनमें देखो त्रिपक्षीय संघर्ष था, तीन पक्ष झगड़ते रहे। एक तो आपके जो अपन पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार, कभी ये इसको हराते कभी वो उसको हराते, कभी ये ऐसे उठापटक चलती रही। ठीक है, एक बंगाल के पाल वंश, ठीक है, पाल वंश, और एक दक्षिण का यहां का आप ले सकते हो राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश। तो इसमें से उत्तर क्या निकल के आ जाएगा, चालुक्य, कि शामिल नहीं हुआ, वो चालुक्य वंश शामिल नहीं हुआ। और अंतिम रूप से इसमें अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार विजयी हुए, गुर्जर प्रतिहार विजयी। ओके, चलिए लीजिए समझ लेना इससे। ठीक है, ओके नेक्स्ट, राजशेखर ने किसे आर्यव्रत का महाराजाधि राज कहा। यहां थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक शासक का तो राजशेखर गुरु था, ठीक है, और एक शासक के बारे में कहा। सबसे पहले तो देखो इसकी कुछ रचनाएं हैं राजशेखर की, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण, और एक और इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, विद्वशाल भंजिका। ये राजशेखर की रचनाएं अच्छी तरीके से याद रखेंगे। राजशेखर ने किसे आर्यव्रत का महाराजाधि राज कहा। देखो महाराजाधि राज, परम भट्टारा, भागवत, ये सारी उपाधियां इन्होंने लगभग सब शासकों ने ग्रहण की है। तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन तो रहता है इनके। आज चल बंद हो जा, परेशान करे, बताओ। हाँ, कहाँ थे अपन, देखो ये महेंद्रपाल प्रथम है ना, इस महेंद्रपाल प्रथम का गुरु भी रहा है, गुरु भी रहा है, और
दरबारी साहित्यकार भी रहा है। दरबारी साहित्यकार भी रहा है, लेकिन इसका उत्तर यह नहीं है। महेंद्रपाल के समय भी रहा है, लेकिन महिपाल के समय भी रहा है, तो इसका उत्तर है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम के बारे में इसने कहा है, यह शब्द उल्लेख में लिया है। ठीक है, आर्यव्रत का महाराजादि राज। आई बात समझ में? ले स्क्रीनशॉट, बढ़ा आगे। चलिए नेक्स्ट, आप सबके सामने आ चुके हैं कुछ वन लाइनर प्रश्न। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। ठीक है, प्रतिहार शिलालेखों में राजपुरुष के रूप में जाने गए। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी, और यह प्रश्न है ना 2 बार बना है एग्जाम के अंदर, तीसरी बार बनने के बहुत बहुत ज्यादा संभावना। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? तब देखो क्या आता है, 6ठी से 12वीं शताब्दी, है ना। अभी अपने 8वीं से 10वीं पढ़ा, फिर मैंने कहा थोड़ा सा आप वाइड करोगे इसको, तो ये 6ठी से 12वीं शताब्दी। तब आपको ध्यान रखना है मजूमदार के अनुसार। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस वंश से, बिल्कुल आसान प्रश्न, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? भोज प्रथम। मैंने कहा ना आपको, भोज प्रतिहार ऐसे भी लिखा आ सकता है, भोज प्रथम भी लिखा आ सकता है। एक ये ध्यान रखना, भोज परमार आए यदि लिखा हुआ तो वो मालवा के, जिनके बारे में कहा जाता है कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। ठीक है, वो वाले ये है भोज प्रथम, जो मिहिर भोज के लिए प्रयुक्त होता है। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया? नागभट्ट प्रथम। मेड़ता आ जाए तो भी यही, जालोर आ जाए तो भी यही। मिहिर भोज किस वंश से संबंधित था? गुर्जर प्रतिहार। ओके, कहने की बात है कि बिल्कुल आसान, एसजीजीडियन सब जाने आ बात। ठीक है, एक ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश का यदि अंतिम शासक पूछे, अंतिम शासक, तो अंतिम शासक को जो है यश प्राप्त हुआ। ठीक है, यशपाल। कौन था? यशपाल। ओके नेक्स्ट, क्या सेव करनी पड़ी? शाबाश। आज मतलब आज समस्या नहीं हो तो कभी नहीं हो, ऐसे लग रहा है मुझे। सारी बातें आज इनके हो रहे। हाँ नेक्स्ट। अच्छा बस क्लास पूरी थी ठीक है, इतनी स्लाइड थी आज की। चलो बढ़िया है, फिर भी समस्याएं तो चलती रहती है, जीवन है। यदि कभी सुबह उठो और यूं लगे कि आज पूरे दिन में लगे कि आज कोई समस्या ही नहीं आई, तो समझ लेना कहीं ना कहीं दिन सही नहीं चल रहा है, आज कुछ सही नहीं है। समस्याएं आनी चाहिए और उनका समाधान निकलना चाहिए। मैंने आज एक पॉजिटिव मोटिवेशनल एक पोस्ट डाली थी कि असफलताएं और सफलताएं दोनों जो है जीवन में आती है। असफलताएं आती है सिखाने के लिए, जितना सीख लोगे आप उतना बढ़िया है। क्यों? यदि आपको सफलता तब तक नहीं मिली है, इसका मतलब तब तक आप उसके योग्य हुए नहीं। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, मैं अपने परिवार के सदस्यों को, अपने से जुड़े हुए जितने स्टूडेंट हैं उन सभी को कहता हूं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिला, लेकिन इन दोनों चीजों के लिए निरंतर मेहनत करनी जरूरी है। कि ये सोच के ही बैठ गए कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को मिला ही नहीं, मौज करो, तो नहीं मिलेगा, तो मिलेगा भी नहीं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न किसी को मिला, लेकिन इसके लिए प्रयास निरंतर करना चाहिए, तभी वो मिलेगा। एक तो ये। दूसरी, असफलताएं आती है आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको और मजबूत बनाने के लिए। परेशानियां आती है आपको और मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो, ये जैसे लाइट का ही उदाहरण दूं, ये लाइट चली गई, मान लीजिए मेरे को क्लास लेनी ही लेनी है और 2 घंटे तक मुझे क्लास जैसे लेनी है। ठीक है, लाइट नहीं आई तो थोड़ी देर में क्या होगा, मेरा शरीर जो है इस टेम्परेचर के और इसके आदी हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे अगली बार भी क्लास लेनी होगी तो मुझे इतना फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये गई तो मैं परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाया। यही चीज अपने इन चीजों में भी लागू होती है कि ये जो चीजें आती है, परेशानियां, ये जो बार बार कोई भी अपने अड़चने आती है, ये सारी चीजें किस लिए आती है? अपन को मजबूत करने के लिए। तो अपन उस परिस्थिति में जूझ सकते हैं। और ये भी बता दूं, कई विद्यार्थी बार बार कहते हैं सर मेरे तो परिस्थिति अनुकूल नहीं, मेरे तो हाउ जी लड़े, ठीक है, मेरे तो धनी सपोर्ट नहीं करे, मेरे यूं है गुरुजी, मेरे वो है, मेरे यूं। हर व्यक्ति जिसके पास में सुख सुविधाएं हैं, संपन्नता है, वो नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति जिसके पास में सुख सुविधाएं नहीं है,
जिसके जीवन में संघर्ष लिखे हुए हैं वो नौकरी की तैयारी कर रहा है। आप जितने विद्यार्थी क्लास देखते हो, जितने तैयारी कर रहे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। ठीक है, किसी के भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इवन कि मेरे भी अनुकूल नहीं है। हम तो कह दो गुरुजी थे तो गणेश संपन्न हो, गाड़ियां लेन फिर ऑन यू। देखो, हर एक लेवल पे पहुंचने के लिए एक लेवल की मेहनत होती है। आज जो आप मेरे पास देख रहे हो, कल आपके पास होगी, लेकिन आपको उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और अपने आप को मतलब भुनाना पड़ेगा पूरी तरीके से। दूसरी चीज कि इस लेवल पे जैसे मैं तो चाहता हूं कि जहां जिस स्थिति में मैं हूं वहां मेरा हर विद्यार्थी पहुंचे। आप लोग भी कहते हो ना कई बार कमेंट में कि हमें सर आपके जैसा बनना है, तो मेरे जैसा बनना है ना मैं मेरे जब कंपटीशन की तैयारी करता था तब भी मैं 2 बजे तक जागता था। आज आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मैं करवा रहा हूं, मैं अब भी 2 बजे तक जागता हूं। तो ये नियमितता लिया हो अपने अंदर कि ये चीज इस तरीके से करनी है, निश्चित रूप से आप मेरी जगह पे अपने आप को पालोगे। और निश्चित रूप से जो जीवन में चाहा है, जैसे भी जिस भी फील्ड में, न सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के अंदर, जिस भी फील्ड में आपने जो चाहा है उसके लिए निरंतर मेहनत करो, निश्चित रूप से आपको वो चीज मिलेगी। ठीक है, बस इच्छा हुई कि लास्ट में कुछ पॉजिटिव संदेश देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को कई बार जरूरत महसूस होती है, इसलिए थोड़ा सा दे दिया। ठीक है, चलिए पढ़ते रहो बढ़िया, अच्छी तरीके से मौज करो, राज करो, लेकिन पढ़ते पढ़ते। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।